हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड और इसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। और हम देखा था कि कैसे अलग अलग तरह जो फोर्सेस हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं फंडामेंटल फोर्सेस ही हैं। और इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम एक ऐसी यूनिफाइड थ्योरी चाह रहे हैं जो सब कुछ एक्सप्लेन कर पाए। यानी कि जितने भी हम फोर्सेस पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि हमने अलग अलग फिनोमेना में अलग अलग फोर्सेस को देखा है और हम चाह रहे हैं कि ये सब एक ही चीज से एक्सप्लेन हो जाए। जितने भी कम हो सके इनको और यूनिफाई किया जाए, तो कम से कम हम किस तरीके से हम इन फोर्सेस को समझ पाएंगे, ऐसी हम थ्योरी बनाना चाह रहे हैं। इन चीजों को हम यूनिफाई करना चाह रहे हैं। तो इसी में अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे एफर्ट किए हैं, जिसमें शुरुआत में हम देख सकते हैं, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि हमें एक एक चीज़ को जानने की क्या होती है। तो सबसे पहले जैसे आइजैक न्यूटन है, इन्होंने 1687 में जो है टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल मैकेनिक्स के बारे में हमें बताया था। इसमें जो थ्योरी इन्होंने यूनिफाइड की थी, इन्होंने कुछ लॉ बनाए थे जो हमें पता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस है। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया था कि कैसे एक लॉ जो बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको डिफाइन कर पा रहे हैं, हम उनका फिनोमेना को स्टडी कर पा रहे हैं। तो ये सब हमने देखा था। इसके बाद जैसे और साइंटिस्टों के नाम यहाँ पर है, जैसे कि है हैरिस क्रिश्चियन वोर्स्टेड है, और अपना माइकल फेराडे सॉरी वाई मिसिंग है सर। तो इन्होंने 1820 और 1830 में इन्होंने ये बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना जो है वो अलग नहीं है। पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग फिनोमेना नहीं है। हम देखते भी हैं फैराडे लॉ में कि कैसे हम जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है लिंक्ड है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये कोई अलग फिनोमेना नहीं है, ये दोनों एक ही डोमेन में आते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। वो चीज अलग है कि हम चीजों को समझने के लिए पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं और फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ते हैं और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि वो समझना थोड़ा इजी रहता है, इसलिए हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। ऑल्दो ये अलग अलग इंसेपरेबल है, अलग अलग नहीं है, ये सब इसी डोमेन में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को इस एक चीज में ही इंक्लूड किया गया है। ऐसे ही यूनिफाइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स है। जैसे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में हम देखेंगे कुछ फिनोमेना है जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहे होंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिटर में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम चीजों को यूनिफाई करते जा रहे हैं कि फिनोमेना अलग अलग है पर उनके लिए कहीं ना कहीं एक ही चीज जिम्मेदार है। इसमें जैसे कि हम ये जो शेल्डन ग्लासो और अब्दुल सलाम और स्टीवन विनबर्ग हैं, इन्होंने 1979 में जो दिखाया था कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हैं। आपने पीछे देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज को अलग से यूनिफाइड किया गया था और न्यूक्लियर फोर्सेज अलग चीज थी, पर इन्होंने इन दोनों को भी कंबाइन कर दिया। जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हैं, इनको एक सिंगल इलेक्ट्रोवीक फोर्सेज की टर्म में हमने यूनिफाई किया। और इन्होंने इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली, जो प्रेडिक्शन है इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। प्रेडिक्शन ऑफ थ्योरी ये 1984 में हुआ था। सो ये अब तक की प्रोग्रेस है जो हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो है अलग अलग टर्म्स को, जो हम चीजें अलग अलग पढ़ रहे हैं, उनको अलग अलग पढ़ने की ना बजाय हम उनको कम से कम चीजों के टर्म में पढ़ पाए। उसी के लिए यूनिफिकेशन हो रहा है। वो भी ऑब्वियस है कि हम चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी थ्योरी मिले, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, कि एक ही थ्योरी हो और हमारे सारी जो फिनोमेना एक्सप्लेन हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। फिजिकल लॉज में हम देखते हैं कि हमें सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी हम फिजिक्स में देखते हैं। तो उनमें से कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं, टाइम के साथ कांस्टेंट रहती हैं। तो उनको हम बोल सकते हैं कि ये जो है कंजर्व्ड क्वांटिटी है। इन्हीं को हम बोलते हैं these are called the conserved quantity of the nature। और इसमें हम जो क्लासिकल फिजिक्स जो है पढ़ना है, उसमें हम देखते हैं कि चार तरह के मोस्टली जो है हम मेनली इन्हीं से डील करते हैं। जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है।
ये इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये होते क्या है और एग्जाम्पल्स इनको समझते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसमें आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है, आप देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी जो है वो किसी भी एक फॉर्म से हम उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उसमें कि वो जो एनर्जी है वो कहीं इनिशियल मेजरमेंट में फाइनल मेजरमेंट में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि टोटल अमाउंट जो रहेगा, भले ही वो एनर्जी लॉस हो या कहीं कन्वर्ट हो, पर जो टोटल सम होता है वो हमेशा ही आपका कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि एक बॉल है, उसका इनिशियल पॉइंट ये है, आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, उसको हम गिरा रहे हैं, तो इनिशियली उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स साइट। और फिर हम देखेंगे कि जैसे जैसे बॉल को गिराया जाएगा वो सर्टेन वेलोसिटी गेन करेगी, यानी कि इस पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पर अभी भी इसके पास कुछ हाइट है तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम ये देखेंगे कि जो सम है, टोटल जो सम है, इसको हम टी मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये है कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और अगर ये चेंज नहीं होगा तो हम इसी को बोलते हैं कि ये कंजर्व क्वांटिटी है। इसी में एक एग्जांपल और भी है जिसमें ऑसिलेशंस होते हैं। ऑसिलेशन हो गए सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम अभी के लिए आपको बता देता हूँ, पेंडुलम कुछ इस तरह का होता है जो टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन करता है इस पोजीशन के अराउंड। एक बार इधर जाता है, फिर ये वापस आता है, फिर इधर और फिर ये वापस। तो हम किसी पॉइंट पर अगर देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे इसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी पॉइंट पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह से अलग अलग पॉइंट पे हम देखेंगे कि इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो जिसकी टोटल एनर्जी होगी वो भी चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे या ग्रेविटी के कारण ये रुक ना जाए। ग्रेविटी भी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता है, या कोई और फोर्स है जो इस फिनोमेना को चेंज ना कर दे। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम इन टर्म को वन बाय वन डिस्कस जरूर करेंगे आगे, अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1 में, तो इसीलिए हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब है कि जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तो तब तक जो है लीनियर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होने का मतलब ये कि टाइम साथ ये कॉन्स्टेंट रहेगा, और अगर कॉन्स्टेंट रहेगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो कंजर्व रहेगा। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट टू चेंज द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम वी मस्ट exert an impulse force on it। ऑब्वियस है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक बॉल है, वो किसी v स्पीड से मूव कर रही है, उसके पास मास m है। हमारा लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर मान लीजिए कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स को हम नेगलेक्ट कर दें और एक इनिशियल कंडीशन ये ले लें और कुछ टाइम के बाद वो चल के यहाँ तक पहुंच रहा है, एक फाइनल कंडीशन में ले लेता हूँ। यहाँ पर भी उसके पास मास m था और वेलोसिटी v थी, और अगर क्योंकि कोई लॉस नहीं है तो यहाँ भी उसकी वेलोसिटी p रहेगी और मास m रहेगा, यानी कि p इनिशियल जो है और v फाइनल है वो सेम है, यानी टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा है। और चेंज नहीं हो रहा है तो इसके कारण क्या होगा कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। जब तक हम बाहर से, मान लीजिए कोई बॉय इस बॉल के साथ खेल रहा है, लड़का है, वो इसको रोक ना दे, या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे एक्ट ना करे, या कोई और फोर्सेज है, अदर फोर्स है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, जब तक इस पे एक्ट नहीं करेगा तब तक इसके मोमेंटम के अंदर चेंज नहीं आएगा। क्योंकि इससे अगर वो फोर्स लगेगा तो इसका वी चेंज हो जाएगा, और वी चेंज हो जाएगा तो इसका जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो जाएगा। यानी कि इनिशियली जो हमने मोमेंटम मेजर किया था और बाद में जो मेजर किया है वो सेम नहीं है। इसी तरह के एग्जाम्पल है। और कंजर्व करने के लिए मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो अपनी, जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि आप मान लीजिए वेलोसिटी है आपके पास, तो अगर मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी तब मोमेंटम चेंज होगा। कंजर्व करने के लिए आपकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे वेक्टर क्या होते हैं। इतना समझ लीजिए कि इसके पास एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन बताने की, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम इस पे वेक्टर का सिंबल लगाते हैं। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है
क्योंकि मान लीजिए कि कोई चीजें हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, उसमें फर्क है। इनके पास अभी मोमेंटम तो एम वी है, इसके पास भी मान लीजिए कि मोमेंटम एम वी है, पर इनकी डायरेक्शन जो है अलग अलग है, तो इसलिए वेक्टर जरूरी है। इसके एग्जाम्पल है, when a gun is fired, the force on a bullet inside the barrel is equal and opposite to the force on the gun। बिल्कुल, एक मान लीजिए बैरल है, एक बंदूक है, उससे कोई गोली निकल रही है, तो अगर यहां से बुलेट फायर हुई है, तो एक फोर्स लगाती है, एक इम्पैक्ट लगाती है इस पे अपोजिट डायरेक्शन में, जो उसको बैलेंस करता है। यानी कि मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए टोटल जो पहले ये रेस्ट पे थी, बैरल बिल्कुल रेस्ट पे था, लेकिन बाद में जब गोली चली तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, यानी कि अब इसके पास नेट उस मोमेंटम है, पर इनिशियली तो मोमेंटम जीरो था, क्योंकि ये पूरा बैरल रेस्ट पे है, आपने पकड़ा हुआ है, इसको होल्ड किया हुआ है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए इस पे कुछ मोमेंटम पी है, तो बैरल पे उस सिस्टम पे इस साइड माइनस पी कोई मोमेंटम होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। यानी माइनस पी का मतलब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई है। तो आप देख पाएंगे कि इस केस में पी और माइनस पी दोनों मिलके ही इस मोमेंटम को बैलेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपकी जो गन है वो रेस्ट में थी। इसके अलावा एग्जाम्पल है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियस मान लीजिए वो किसी भी दो छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, तो पहली कंडीशन तो यही होगी कि वो न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पे, मान लीजिए उसको एक बार आप मान लीजिए किसी के फ्रेम पे खड़े हैं, आप रेस्ट पे हैं, तो आप देखेंगे कि इसका मोमेंटम जो है, मान लीजिए मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल भी जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। पर इसे दो पार्टिकल बने हैं, अलग हुए हैं, मान लीजिए पेरेंट है, ये डॉटर है, तो इनकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि मान लीजिए कि टूटने के बाद इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि इन दोनों का जो फोर्स जो है बैलेंस हो जाए। मान लीजिए तीन टूट रहे हैं, तो क्या होगा, तो हो सकता है ये डायरेक्शन इधर हो, एक डायरेक्शन इधर हो, एक डायरेक्शन इधर हो। अब ये इस तरीके से टूटे हैं कि ये आपस में इसको बैलेंस कर पाएंगे, जो इनिशियल मोमेंटम था उसके बराबर ला पाएंगे। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल होना जरूरी है। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, लीनियर मोशन की बात करते हैं, तो हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम में अगर मान लीजिए इसकी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा इसका इनर्शिया और मल्टीप्लाई बाई इसका, ये क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये है ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और ये है इनर्शिया। तो इसमें क्या होगा कि इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए सिस्टम इज जीरो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टॉर्क एक आपको अभी इतना बता देता हूँ कि ये टॉर्क जो होता है ये एक फोर्स होता है, पेयर में होता है। जैसे आप बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो आप देखते हैं कि ये एंड इस तरफ मूव करेगा, जब खोलेंगे तो ये एंड इस तरफ मूव करेगा, यानी कि जो ये पेयर है, ये पेयर पूरा टॉर्क जो है काम कर रहा है। तो अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क होगा सिस्टम पे, अगर वो जीरो है, मान लीजिए किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पे कोई टॉर्क ऑलरेडी लगा हुआ है, पर जब एक्सटर्नल कोई टॉर्क जब तक बाहर से नहीं लगाएंगे तो तब तक इसका जो है एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यानी कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें है जब इसका जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में जो है प्लैनेट कोई घूम रहा है, लगा लीजिए आप अर्थ है वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमती है, तो इफ वेन एंड प्लैनेट अप्रोचेज द सन, अगर मान लीजिए सन के नजदीक जा रहा है, सन के नजदीक जाने का मतलब है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए ये सन है और यहाँ कोई प्लैनेट है, अगर वो इसके नजदीक जाएगा तो ये डिस्टेंस घटेगी, और अगर ये डिस्टेंस घटेगी तो ऑब्वियसली है उसके इनर्शिया में चेंज आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ये मैंने इसका पूरा नाम नहीं लिखा था यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें चेंज आएगा, और इसमें चेंज आएगा तो आप देख रहे हैं कि एल जो है कंजर्व क्वांटिटी होना चाहिए, अगर ये डिक्रीज होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए ओमेगा इंक्रीज होगा, ताकि इसका नेट सम जो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा।
और इसी तरह आप टोर्नेडो का एग्जांपल ले सकते हैं। टोर्नेडो का एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एयर है वो अंदर की तरफ भागती है। मान लीजिए एक टोर्नेडो है जिसका सरकमफ्रेंस कुछ ऐसा है, आप देख पाएंगे कि अंदर वो ऐसे ऐसे भी होता है, अंदर अंदर जा जाए। तो आप देख पाएंगे जैसे वो एयर यहाँ से अंदर जाती है तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, लेकिन ज्यादा है। लेकिन जैसे उसका सेंटर से उसका जो रेडियस है जो कम होता जाएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन डिक्रीज होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये अपनी स्पीड बढ़ा लेगा। अपनी स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि अपनी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा लेगा। तभी इसका जो एल इक्वल टू आई ओमेगा जो एंगुलर मोमेंटम है वो बैलेंस हो पाएगा, कांस्टेंट रह पाएगा टाइम पे। अगर ये बैलेंस है तो हम उसको बोलेंगे कंजर्व्ड, अगर ये बैलेंस नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि वो कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह आप चार्ज का डिस्कस कर सकते हैं। चार्ज आप दे सकते हैं कि चार्ज जो है आप उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे वो ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर कोई सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, कनेक्टिंग दो मेटेरियल ले लेते हैं। एक पे +5 चार्ज है और इसको हम यहाँ पे मान लीजिए न्यूट्रल है इनिशियली, हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं तो इस पे भी कुछ चार्ज आ जाएगा। और ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये चार्ज यहाँ से हम मूव करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं पर उसको हम क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि हर इवेंट में छोटा बड़ा कोई भी इवेंट हो, आप माइक्रोस्कोपिक ले लीजिए, माइक्रोस्कोपिक ले लीजिए, आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन जो होता है चार्ज का वो हर जगह अप्लाई होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो सिमेट्री है और जो नेचर है उसका सिमेट्री है, नेचर सिमेट्री ऑफ नेचर जो है और जो कंजर्वेशन लॉ हमने पढ़े हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन है तो वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहला पॉइंट यही है, एक एक्सपेरिमेंट आपने किया है एक प्लेस पे और उसी एक्सपेरिमेंट को 1 साल बाद, 1 ईयर बाद या 2 ईयर बाद आपने सेम प्लेस पे सेम कंडीशन में उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया है। तो अगर आपने उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया है तो आप देखेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट आपका एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देगा। अगर कोई कंडीशन चेंज नहीं हुई होगी तो वो आपका सेम रिजल्ट देगा। यानी कि अगर टाइम चेंज हो रहा है तो उसमें हमारे एक्सपेरिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम होमोजेनिटी ऑफ टाइम बोलते हैं। और इसी से हम आगे देखेंगे जो हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं, दिस लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी ये आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, पर डेफिनेटली हायर क्लासेस में इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है तो आप पढ़ पाएंगे कि ये एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे लिंक्ड है। दूसरा जो है सिमेट्री ऑफ लॉ ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसलेशन इन स्पेस। ट्रांसलेशन इन स्पेस जैसे हमने टाइम में किया था वैसे ही हम अगर प्लेस चेंज कर दे पर एक्सपेरिमेंट वही है। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेते हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी वही है, आप किसी स्टार पे लगाएंगे या किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि होमोजेनिटी इन स्पेस। और ये आपको होमोजेनिटी इन स्पेस जो है वो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम देती है। आपको थोड़ा समझा दूं कैसे देती है। जैसे स्पेस में है, स्पेस ऑब्वियसली लिंक्ड है एक पोजीशन से, और पोजीशन अगर आपको पता वो लिंक्ड है वेलोसिटी से, और ऑब्वियसली अगर आपको मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो वो कहीं ना कहीं इस लिनियर मोमेंटम से रिलेटेड है। तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको। और आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस यानी कि स्पेस में कोई प्रेफर डायरेक्शन नहीं है। ऑब्वियस बात है कि मान लीजिए स्पेस में एक बॉल है, उसको मैं किसी भी एंगल से देख रहा हूं तो उसके पास कोई प्रेफर डायरेक्शन नहीं है और वो गिव राइज टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को कैसे कंजर्व करती है, आप मान लीजिए किसी चीज को स्पिन कर रहे हैं, अब आपने इसको स्पिन करते हुए छोड़ दिया तो ऐसे कोई प्रेफर डायरेक्शन नहीं है कि आपने इसको ऐसे स्पिन करते हुए छोड़ा था तो कुछ टाइम बाद ये अपने आप ऐसे हो जाएगी, ऐसा नहीं है। या कुछ और डायरेक्शन में हो जाएगी या इसका अपनी वेलोसिटी अपना चेंज कर लेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करेंगे। तो यानी कि जो आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस है वो कहीं ना कहीं गिव राइज करती है एंगुलर मोमेंटम को। और इसके बाद कुछ बेसिक टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए, जिसमें है आपका हाइपोथेसिस है, एक्सियम्स है और मॉडल है।
हाइपोथेसिस क्या है कि आप किसी एक्सपेरिमेंट को लेकर कुछ सपोज करते हैं या गैस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपने बोला कि एक जो पेड़ है वो सनलाइट में ग्रो करता फास्टर। इंपॉर्टेंट बात क्या है हाइपोथेसिस के बारे में, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस है। हम पेड़, दो अलग अलग पेड़ लेंगे, एक को सनलाइट में लगाएंगे, एक को डार्क रूम में लगा देंगे और देखेंगे कौन से में ग्रोथ ज्यादा है, तो हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे कि हमारा हाइपोथेसिस जो है सही है या नहीं है। ये था आपका हाइपोथेसिस। दूसरा एग्जांपल है एक्सियम का। एक्सियम का क्या है कि ये ऐसे ट्रूथ है, एक्सेप्टेड ट्रूथ, हम इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम इनको प्रूव नहीं करते, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट। आप मैथ में बहुत सारे एग्जाम देखते होंगे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जो है कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। बिल्कुल, दो पॉइंट है यहाँ और यहाँ, आप इन पे स्केल लेकर के एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। हमें पता है कि ये ट्रूथ है, पर कहीं ना कहीं हम इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसी चीज लेते हैं, जैसे कि आप कुछ आइडेंटिटी लेते हैं कि जैसे जीरो एक एलिमेंट है, आप उसको किसी चीज में ऐड करेंगे तो उसको अनचेंज छोड़ देगा। कोई भी नंबर है, उस नंबर में आप जीरो ऐड करते हैं तो वो नंबर अनचेंज रहता है। अब ऐसा जीरो ऐसा है क्यों, हमें मानना पड़ रहा है ना, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि नेचर में अगर जीरो का सिद्धांत हम लेंगे, जीरो हम लेंगे तो उससे हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम कभी आगे नहीं करते कि वन को वन क्यों बोलते हैं, टू को टू क्यों बोलते हैं, जो गिनती है वो जीरो से नाइन तक क्यों बनाई है, और उसके बाद उसका रिपीट क्यों किया गया है। तो इस तरह की चीजें आपकी एग्जियम में आती हैं। और लास्ट चीज है आपका मॉडल। मॉडल कहीं ना कहीं आपने कोई रियल मॉडल, कोई आपने मतलब कि आपने कोई फिनोमिना देखा है और उसके ऊपर आपने थ्योरी बनाई है, वही आपका क्या है, जो है मॉडल है। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया, कोई आपने बोहर मॉडल दिया है, या आप एक रदरफोर्ड मॉडल ले सकते हैं। रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, रियल एक्सपेरिमेंट है, और उसके ऊपर कोई थ्योरी बना दी कि हाँ भाई आपका जो न्यूक्लियस सेंटर में है, ये प्रूव किया था उसने, तो उसने अपनी थ्योरी बनाई थी, रदरफोर्ड थ्योरी है एटॉमिक मॉडल को लेकर के। तो मॉडल जो होता है वो किसी न किसी फिनोमेना को आपको एक्सप्लेन करता है, उसकी थ्योरी है ये। तो कुछ किसी टाइम पे वो वेल रिटर्न हो सकती है, कभी कभार उसको मॉडिफाई करना पड़ सकता है। हमें पता है कि रदरफोर्ड मॉडल कुछ चीजें बता पाया था, कुछ आगे एक्सप्लेन बोहर ने करी थी, पर ये रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल है और चीजें हम इसमें एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये था आपका हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस, एक्सियम और मॉडल्स। ये टर्म्स आपको देखने को मिल सकती हैं फिजिक्स और मैथ में भी होता है आपका, एक्सियम वगैरह होते हैं मैथ में।